सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं कुछ विषयों में जिनका नाम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लेकिन आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा और प्रौद्योगिकी को बाद में स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है। उस शब्द का नाम है हेल्थ, या हिंदी में हम इसे कहते हैं स्वास्थ्य। लोगों का कहना है कि स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है और अस्वस्थ शरीर में सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का वास होता है। तो इसीलिए हम स्वस्थ शरीर की बात करेंगे ताकि आप अपने मन एवं मस्तिष्क को भली भांति समझ सकें और आप अपने जीवन में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें। देखिए, मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ में आपको पढ़ना क्या क्या है और यह परीक्षा उपयोगी कैसे है और आपके जीवन उपयोगी भी कैसे है, इन सभी को मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की बात करते हैं और अगर आप यूपीएससी या समथिंग यूपीपीएससी की बात करते हैं तो इन दोनों में फैक्चुअल और कंसेप्चुअल का अंतर आ जाता है, यानी तथ्य एवं अवधारणा में अंतर आ जाता है। अगर आप स्वास्थ्य पढ़ते हैं तो एक दिवसीय परीक्षाओं में रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं या उससे संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पर अवधारणात्मक एवं बृहद जानकारी आप लोगों को देनी होती है परीक्षा के माध्यम से। इसलिए आपका ज्ञान भी वहां पर थोड़ा सा बृहद होना चाहिए। तो आइए मानव स्वास्थ्य पर बात करते हैं और मानव स्वास्थ्य पर किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आइए उस पर पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को परेशान कौन करता है? रोग। अगर रोग हो भी जाए तो उसके उपचार क्या हो सकते हैं? और अगर एक देश में आप रह रहे हैं तो उससे संबंधित जो सरकार होती है उसका अपने नागरिकों के प्रति दायित्व क्या होता है, यानी सरकार का योगदान मानव स्वास्थ्य में। इन सभी विषयों को मैं आपके सामने बिंदुवार स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर या स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एक शब्द है जो मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों? अगर स्वस्थ नहीं होगा व्यक्ति तो उसका मस्तिष्क और मन और शरीर की जो क्रियाविधि होती है वह पूर्ण तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार की दिनचर्या को अपने जीवन में सम्मिलित करना पड़ता है। तो दिनचर्या में आपको क्या क्या करना होगा वो मैं स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, यानी संतुलित आहार लेना होगा। कई ऐसे रोग होते हैं जो आपके अधिक खाने मात्र से या कुछ ऐसी वस्तुओं को खाने मात्र से हो जाते हैं जो आपके शरीर के लिए तो बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं। अब विषय आता है कि आखिरकार हम और क्या करें जिससे हमारी संपूर्ण दिनचर्या अच्छी हो जाए। स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम करना होता है, अपने शरीर में गतिविधियों को लाना पड़ता है, तब जाकर के आपका शरीर स्वस्थ माना जाता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना चाहते हैं तो व्यायाम, जिसे आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज के माध्यम से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जीवन में आपका शरीर ही सब कुछ होता है। अगर इस शरीर को आप स्वस्थ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तभी आपका मन और मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है और संपूर्ण तरीके से आप आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। तो स्वास्थ्य जीवन के लिए लाभदायक है और अस्वस्थ व्यक्ति अपने कई कार्यों को जीवन में पूर्ण नहीं कर पाता। आपको पता है, एक विकसित देश और एक विकासशील देश के स्वास्थ्य में क्या अंतर होता है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। अगर अमेरिका और भारत है तो अमेरिका में बीमारी होने से पहले ही, रोग होने से पहले ही उसका क्योर खोजा जा चुका है या उस पर वो लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन हम लोग उन विषयों पर रिसर्च करते हैं जब रोग हो जाए, फिर उसके उपचार पर ध्यान देते हैं। तो हमारे और अमेरिका में सिर्फ यही अंतर है कि वो बीमारी होने से पहले ही उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोग रोगों का उपचार करते हैं। हमारे शरीर में रोग कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो इसका बहुत ही बृहद रूप है, लेकिन फिर भी स्पष्ट करता हूं। मुख्यतः बीमारियां 3 या 4 प्रकार की होती हैं। देखिएगा वो 4 प्रकार की बीमारियां हैं क्या। पहला, संक्रामक रोग, इन्फेक्शनल डिजीज। दूसरा रोग, असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। तीसरा, डेफिशिएंसी डिजीज, शरीर में कुछ कम हो जाए उसके माध्यम से आपके शरीर में रोग हो जाता है। चौथा जो आपका रोग है उसे हम आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो रोग होते हैं वह मुख्यतः गंदी जगहों के माध्यम से होते हैं और गंदगी की वजह से होते हैं। इसीलिए भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया ताकि लोग स्वस्थ रहें और बीमारियां उनके आसपास भी भटक ना पाए। याद रखिएगा, रोग होते किस किस माध्यम से हैं, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप और हम ध्यान देंगे उन रोगों के बारे में जो रोग संक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 माध्यम हैं उन संक्रामक रोगों के। पहला माध्यम है, ज्यादातर लोग परिचित हैं, उसका नाम है वायरस या विषाणु। दूसरा माध्यम है बैक्टीरिया या जीवाणु। तीसरा माध्यम है फंगस या कवक हिंदी में कहते हैं। चौथा माध्यम है प्रोटोजोआ, ये एक ग्रुप का नाम है, फाइलम है प्रोटोजोआ। और जानते हैं एक जो संक्रामक रोग है उसमें एक कृमि आता है जिससे हम वर्म के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, हम इसे वर्म कहते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है, चपटा कृमि, हम इसे कृमि कहते हैं। कुल मिलाकर के इन्हीं माध्यमों से हमारे शरीर में संक्रामक रोग होते हैं। और हाँ, कुछ रोग तो इसमें से ऐसे हैं जिनका इलाज या उपचार संभव नहीं हो सका है। अगर वो रोग हो जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है, यानी उसमें ना तो जीवन को बचाया जा सकता है, लेकिन जीवन को कुछ दवाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम उन रोगों की चर्चा करेंगे जो रोग वायरस से होते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि वायरस होता क्या है। वायरस एक जीव है, एक सामान्य जीव है। जैसे हम में जीवन होता है वैसे उसमें भी जीवन होता है। तो आइए सबसे पहले हम और आप विषाणु की चर्चा करते हैं, बाद में उपचारों पर भी चर्चा होगी। देखिए, विषाणु एक ऐसा जीव है जिसे हम जीवित भी कह सकते हैं
और जिसे हम अजीवित भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा जीव जिसमें दोनों कैरेक्टर होता है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। इसीलिए तो इसके छोटे छोटे अगर हम टुकड़े कर लें तो हम इसको कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण, क्योंकि ये जीवित और अजीवित होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती, यानी कोशिका अनुपस्थित होती है वायरस में। तो आप कहोगे कि सर आपने हमेशा बताया है कि कोशिका जीवन की इकाई होती है या यूनिट ऑफ लाइफ, तो विषाणु में अगर कोशिका नहीं है तो इनमें जीवन कैसे हुआ? तो देखिएगा जरा सा। मान लीजिए ये एक विषाणु है। इस विषाणु में बाहरी आवरण को हम प्रोटीन कहते हैं और इसके अंतर्गत जो आंतरिक भाग होता है, इस भाग को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए। ये दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। विषाणु में एक बार में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन मुख्यतः जो बीमारी होती है वह आरएनए विषाणु के द्वारा ही होती है। इसीलिए डीएनए विषाणु से संबंधित रोग कम ही पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए विषाणु से संबंधित रोग अधिक पाए जाते हैं। तो अब आपका उत्तर ये हुआ, विषाणु क्या होते हैं, विषाणु बने किस चीज के होते हैं? तो विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। अगर आप एनडीए सीडीएस की एग्जाम देते हैं या एसएससी भी देते हैं या यूपीपीसीएस देते हैं, उन परीक्षाओं में यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, विषाणु का निर्माण किस चीज से होता है? तो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। ये तो एक प्राथमिक चीज है, जीवित और अजीवित के बीच में इसको कड़ी समझा जाता है। एसएससी के एग्जाम में 2015 में एक प्रश्न आया, विषाणु से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन था इसमें कोशिका पाई जाती है, तो यही ऑप्शन आपका गलत था, क्योंकि विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती। यह एक तथ्य है, यह एक फैक्ट है। क्या बैक्टीरिया, क्या वायरस हमारे लिए उपयोगी होते हैं? तो मैं कहूंगा जी उपयोगी होते हैं, लेकिन एक ही दो वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अन्यथा सभी विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो आइए उस विषाणु की चर्चा करते हैं जो विषाणु लाभदायक होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऐसा विषाणु, सबसे पहले तो आइए चलिए विषाणु की चर्चा बाद में करते हैं। ये बताइए, जल या पानी, वाटर, दूषित कब होगा? कौन करेगा उसे दूषित? कंटामिनेटेड कौन करेगा? तो याद रखिएगा, पानी को दूषित करने वाला जीवाणु होता है, बैक्टीरिया। और अगर इस जीवाणु को खाने वाला वायरस पैदा हो जाए तो क्या पानी दूषित हो पाएगा? तो आप कहोगे नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, एक वायरस होता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, यानी हम इसको कहते हैं, हिंदी में नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, नाम है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी नाम का वायरस है जो जीवाणुओं को, विषाणुओं को समाप्त कर देता है और जल को शुद्ध कर देता है। गंगा जल का पानी, यानी जो गंगा जल होता है, उसका पानी शुद्ध क्यों होता है? इसी विषाणु की वजह से होता है। ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो रेट्रो वायरस की वजह से होती हैं, यानी वायरस की भी अपनी फैमिलीज होती हैं, अपने परिवार होते हैं, जैसे संघ होता है, उसी प्रकार से मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा। तो ज्यादातर जो रोग होते हैं वो रेट्रो विषाणु से होते हैं, और रेट्रो विषाणु अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मुख्यतः आरएनए। तो ये रेट्रो विषाणु जो होता है
वो सिंगल हेलिक्स विषाणु होता है, यानी सिंगल हेलिक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए वायरस का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वैसे तो इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं आता है, फिर भी आप लोग अपनी जानकारी के लिए याद रखिएगा। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम है इवानोवस्की। इन्होंने सर्वप्रथम विषाणु की जानकारी पूरे विश्व की दी और इवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे पर सर्वप्रथम इस विषाणु की खोज की थी और वह तंबाकू के पौधे पर टीएमबी नाम का वायरस खोजा था और उस टीएमबी नाम के वायरस का फुल फॉर्म था टोबैको मोज़ेक वायरस। ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। वायरस में कोशिकाएं नहीं होती, इन्हें जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है और वायरस का निर्माण न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा होता है। उसके अलावा मुख्यतः जो बीमारी होती है वो आरएनए विषाणु के द्वारा होती है और उस विषाणु का नाम है रेट्रोवायरस और वह सिंगल हेलिक्स वायरस होता है। ध्यान रखिएगा। और जानते हैं वायरस सबसे पहले इवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे पर किया था और इसकी जो वायरस खोजी गई थी उसका नाम है टीएमवी। अब उसके बाद क्या वायरस हमारे लिए लाभदायक होते हैं? तो मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज का नाम ऐसा वायरस जो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा तो नहीं करता, लेकिन जल के शुद्धिकरण में हम इस विषाणु का उपयोग करते हैं। रिसर्च चल रही है, भविष्य में चल करके नदियों को भी शुद्ध करने का काम इस वायरस के माध्यम से हो सकता है। इंतजार करिए उस क्षण का। तो आइए अब हम विषाणु से संबंधित रोग आपको बताने जा रहे हैं। तो विषाणु जनित रोग को समझने के लिए आइए एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं आप लोगों को वायरस से संबंधित जो बीमारियां बताने जा रहा हूं वह बहुत ही कॉमन रोग हैं, यानी आप अपने जीवन में कभी न कभी उनसे सामना आपका हुआ होगा। इसीलिए मैंने कहा ना, ऐसा रोग कभी नहीं पूछा जाता जिन्हें आप नहीं जानते हैं। वो सभी रोग आप जानते हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा करके उससे परिचित हो लीजिए ताकि आप अपने परीक्षा में प्रश्न को सही कर लीजिए। आइए एक रोग बताते हैं आपको। कॉमन कोल्ड। मौसम खराब है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है। किसी की नाक बह रही है तो कोई पोंछ भी रहा है, कोई खांस रहा है तो कोई जबरदस्त तरीके से खांस रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सामान्य कारण होता है और उस रोग का नाम है कॉमन कोल्ड। याद रखिएगा, इस कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। तो यानी राइनो वायरस के कारण, राइनो विषाणु के कारण कॉमन कोल्ड नाम का रोग होता है। आपके एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कॉमन कोल्ड किससे होता है, तो कॉमन कोल्ड कॉजेज बाय वायरस। इसलिए बहुत ही सामान्य सी बात है, कॉमन कोल्ड कभी भी पूछा जाए तो और कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वायरस को ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आइए अब आपको विषाणु से संबंधित रोग बताने जा रहे हैं और अब हम विषाणु से संबंधित जो कई सारे रोग हैं वो हम आपको अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
इसके आगे वाला वीडियो अवश्य देखिए, नहीं तो आपको विषाणु जनित रोग समझ में नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट जॉब एकेडमी का जो ऐप है या जो आपका यूट्यूब है, उस पर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से आगे की ओर ले जाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।